हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी कॉमर्स क्लासेस। आज हम जेकेपीएसआई एग्ज़ामिनेशन का जीएस कंपोनेंट में इकोनॉमी के एमसीक्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे। तो आज हम इकोनॉमी सेक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और उनको समझेंगे। तो आज हम इकोनॉमी के जो एमसीक्यूज़ होंगे, टोटल 20 एमसीक्यूज़, उसको डिटेल में समझेंगे। देन एनालाइज करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उन एमसीक्यूज़ की, और आपको किस ढंग से पढ़ना है इकोनॉमिक्स को, कि ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस आए इकोनॉमी सेक्शन के एग्जामिनेशन में तो आप उनके सारे पूरे ढंग से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यू सेक्शन ऑफ इकोनॉमी। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में है। जो हमने अभी क्लासेस हमारी चल रही हैं जेकेपीएसआई की इकोनॉमी बैच की, जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हर ये कंपोनेंट्स बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, और उन्हीं टॉपिक्स के ही एमसीक्यूज़ बड़े सिंपल फॉर्मेट पे बनाए गए हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल रहे। अगर आपने बैच शुरू नहीं किया है तो आप ऐप लोड करके आईजी कॉमर्स क्लासेस की उसमें जेकेपीएससी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। पहला क्वेश्चन ये कहता है इकोनॉमिक्स का, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ए सिचुएशन ऑफ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ये जो चल रहा है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन के रिलेटेड है, क्योंकि ऑप्शन में इन्फ्लेशन का जिक्र किया गया है। इन्फ्लेशन जो है कि ये जो क्वेश्चन इन्फ्लेशन के रिलेटेड है, तो आप इन्फ्लेशन की क्लासेस में बिल्कुल डिटेल में आप समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि यही कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा बहाया जाता है, जहाँ उसके लिए निकाला जाता है किसी कुछ आर्टिकल्स के लिए। तो ऐसी सिचुएशन कब आती है? हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन में कि जब आप देखें कि पर्सन की लिविंग वेज जो है ज़्यादा हो रही है, जहाँ गवर्नमेंट क्या है एक्सपेंडिचर ज़्यादा जब करती है तो लोगों के पास पैसा सबसे ज़्यादा आता है। जब टू मच मनी आएगा, जब काफ़ी ज़्यादा पैसा आएगा और वो पैसा चीज़ों को खरीदने में यूज़ करेंगे जो चीज़ें बिल्कुल लिमिटेड है, तो क्या होगा, हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चुकाने की कोशिश करेगा ताकि वो उन चीज़ों को, रिसोर्सेज को ले सके, परचेज कर सके। बट हमें पता होगा कि हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं दीज आर लिमिटेड नेचर। तो लिमिटेड रिसोर्सेज पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाला जाता है, उससे जो महंगाई क्रिएट होती है, तो हमने पढ़ा था दैट इज़ द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आंसर का है ए। आई होप आपको समझ आएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है। तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन हमने पढ़ा था, इन्फ्लेशन कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होती है। तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कोई नहीं होती, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। पुल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो पुल इज रॉन्ग इन सेंस, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हमने पढ़ा था कि जब कीमतों बढ़ाई जाती है, ठीक है, और सप्लाई जो है उसमें कंस्ट्रेंट लाए जाते हैं, तो उससे जो काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ाई जाती है, दैट इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देन हाइपर इन्फ्लेशन जो हमने पढ़ी थी, अनदर इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें इन्फ्लेशन का रेट जो है मोर देन 50% जो है उससे ज़्यादा हो जाता है उसका। तो जो 50% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट होता है तो हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। स्टैगफ्लेशन पढ़ा था कि जब काफ़ी ज़्यादा मंदी आ जाती है डिमांड सप्लाई में। तो ये हमने चीज़ें पढ़ी हैं, आप क्लास में देख सकते हैं इन चारों की इन डिटेल रिव्यू को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कौन से ये चीज़ें जो ऑप्शन में दी गई हैं वो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में नहीं आती। तो नेशनल इनकम जो है इसे हम डिटेल क्लासेस में पढ़ा हुआ है, नेशनल इनकम क्या चीज़ है।
सो नेशनल इनकम को फिर से यहाँ पे रिवाइज किया जाता है ऑप्शन के अंदर। तो नेशनल इनकम वो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती हैं जो एक कंट्री में इन गिवन फाइनेंशियल ईयर में उसकी वो प्रोड्यूस होती हैं। आई रिपीट, नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर। तो वो होती है आपकी नेशनल इनकम। क्लियर है? तो नेशनल इनकम में कौन सी चीज नहीं इंक्लूडेड होती? तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी किसी कंट्री में इन ए स्पेसिफिक पीरियड तो नेशनल इनकम गिनी जाएगी। तो ना ढूंढनी है इसमें से नॉट कौन सी है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है वैल्यू ऑफ एनुअल गुड्स प्रोड्यूस्ड, आंसर सही है, ये भी इंक्लूडेड होता है। वैल्यू ऑफ एनुअल सर्विसेज, ये भी सही है, ये भी इंक्लूडेड होता है नेशनल इनकम के अंदर। वैल्यू ऑफ ओल्ड गुड्स सोल्ड, देन अनदर इज द वैल्यू ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो जो पुरानी चीजें सोल्ड की जाती हैं वो नेशनल इनकम के अंदर नहीं आती, ये चीज है। तो ऑप्शन इज आंसर सी। ठीक है? तो जो चीजें पुरानी दी जाती हैं, रिफर्बिश चीजें जो दी जाती हैं, जो उसकी वैल्यूएशन जो है वो नेशनल इनकम के अंदर नहीं आती। दैट इज द आंसर ऑप्शन सी। देन थर्ड क्वेश्चन जो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया? तो जीडीपी किसको कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है? जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं जीडीपी को। तो विच कौन सी मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल रखती है जीडीपी कैलकुलेशंस के अंदर? ठीक है? तो देखा जाए तो ऑप्शन क्या दिए हैं? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसका काम फाइनेंस के रिलेटेड ही है। कॉमर्स इंडस्ट्री को चला रही है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कंज्यूमर अफेयर्स को चला रही है। लेकिन इनमें से मिनिस्ट्री जो है बिल्कुल सामने दिख रही है, डेट इज मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, तो जिसको सीएसओ भी कहते हैं। देन ये मिनिस्ट्री है जिसका काम होता है जीडीपी की कैलकुलेशन करना इंडिया में। तो ऑप्शन इज आंसर सी, इसका आंसर है। ठीक है? तो जीडीपी क्या है? जीडीपी हमने क्लासेस में पढ़ा है। तो जीडीपी होता है, इट इज ए टोटल वैल्यू ऑफ मार्केटेबल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। मतलब जितनी भी टोटल मार्केटेबल फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं किसी कंट्री की टेरिटरी के अंदर और किसी स्पेसिफिक पीरियड में, तो उस सब की टोटल वैल्यू कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है? जो भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है किसी कंट्री के अंदर स्पेसिफिक पीरियड, उसकी वैल्यू को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी वैल्यूएशन किस बेसिस पे होती है, करंट और कांस्टेंट ईयर पे बेसिस पे। हम उसको आगे जाकर डिटेल में आपको समझाएंगे भी। देन ऑप्शन इसका आंसर सी है, सेंट्रल स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जीडीपी जो उसकी कैलकुलेशन के लिए। देन अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज फॉलोइंग इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर? तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या चीज है? तो हमने जीडीपी डिफ्लेटर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, आप क्लासेस में देख सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर को बहुत डिटेल में समझा भी है। देन जीडीपी डिफ्लेटर क्या चीज है, इसकी क्या अहमियत रखती है? देखिए जीडीपी डिफ्लेटर का जो मेजर काम है वो है एक्चुअल में इनकम को डिस्क्राइब करना, नेशनल इनकम को डिस्क्राइब करना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो जीडीपी डिफ्लेटर जो है असल में क्या दिखलाता है? ये दिखलाता है कि किस एक्सटेंट तक जीडीपी पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है? और जीडीपी में जो इंक्रीज हुआ है किस अकाउंट पे हुआ है? विद हायर इन प्राइसेस रादर देन इंक्रीज इन द आउटपुट। मतलब इट शोज द एक्सटेंट टू विच एन इंक्रीज इन जीडीपी हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हाई प्राइसेस रादर देन द इंक्रीज इन आउटपुट। सो जीडीपी डिफ्लेटर एक कॉम्प्रहेंसिव मेजर है इन्फ्लेशन का, क्योंकि ये एंटायर रेंज जो गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं इकोनॉमी में उसको दिखलाता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर एक तरह का क्या है? ये रेशो है। अब रेशो किसके किसके बीच में है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है
आंसर डी, दैट इज रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी किसका आंसर है, ये रेशियो रखता है, नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी जो है किस पे बेस होती है, ये बेस होती है आपके करंट ईयर पे बेसिस पे, और रियल जीडीपी बेस होता है आपका बेस ईयर के बेसिस पे। क्लियर है, हम पढ़ेंगे आगे इसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन पे। सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स स्कैरसिटी इन द इकोनॉमिक्स। तो हमने पढ़ा था इनिशियल क्लास के अंदर कि स्कैरसिटी कंसेप्ट क्या है। स्कैरसिटी एक तरह का ट्रेड ऑफ क्रिएट करता है अल्टरनेटिव रिसोर्स को अडॉप्ट करने में। तो कौन से ये ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब करता है स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी है जैसे लो डिमांड फॉर गुड, हाई डिमांड एंड लेस सप्लाई ऑफ गुड, ठीक है, लो डिमांड एज पीपल डोंट वांट टू कंज्यूम इट, या गुड्स अवेलेबल आर नॉट फ्री। तो कौन सा दिखाता है कि स्कैरसिटी है इकोनॉमिक्स में। तो लो डिमांड फॉर गुड ये स्कैरसिटी नहीं दिखाता, हाई डिमांड एंड लेस सप्लाई ऑफ गुड ये भी दिखाता नहीं है, लो डिमांड एज पीपल डोंट वांट टू कंज्यूम इट ये भी ऑप्शन नहीं दर्शाता। द बेस्ट ऑप्शन इज द गुड्स अवेलेबल आर नॉट फ्री। तो चीज़ें जो है फ्री नहीं है, हर किसी की वैल्यू है, तो ये दिखाता है स्कैरसिटी किसकी, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द आंसर। देन 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी इज इंडियन इकोनॉमी। तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो की है, इसका कैसा सेक्टर रहा है। तो हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को भी डिटेल में समझा है, उसका नेचर ऑफ स्टेट को लेके। तो नेचर ऑफ स्टेट पर हमने पढ़ा था कि कौन सी स्टेट्स होती हैं। एक होती है डेट इज कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट, एक होती है मिक्स्ड। ठीक है, 3 टाइप की रोल ऑफ स्टेट ऑफ इकोनॉमी हमने पढ़ा था। तो हमने कैपिटलिस्ट को पढ़ा था, जिसमें मार्केट फोर्सेस रहती हैं, सोशलिस्ट में गवर्नमेंट फोर्सेस इंटरवेन करती है, और मिक्स में दोनों होती है, जैसे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो इकोनॉमी दोनों काफ़ी ज़्यादा डेवलप करती है। तो कौन सी इकोनॉमी में इंडिया इकोनॉमी आती है, डेट इज मिक्स्ड। इंडिया में दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट जो है दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं इस टाइप ऑफ इकोनॉमी के अंदर, जो बाकियों में नहीं होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप आपको समझ आया होगा इंडियन इकोनॉमी को लेके। देन 7th क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कौन सा इनमें से पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। हमने इकोनॉमिक्स को 2 कैटेगरीज में समझा था, अगर आपको याद होगा तो। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने समझा था माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी को नज़र में रख के इसकी रखता है, परख रखता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा इनमें से ऑप्शन में पार्ट है, जैसे कि इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड्स, वेजेस ऑफ पर्सन क्या है, किसी पर्सन की वेज है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस गुड, एग्रीगेट इकोनॉमी एक्टिविटी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, एनी गेसिस। सो ऑप्शन है आंसर डी। जब एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी जाए तो ये मैक्रो कंसेप्ट में आता है, ना कि माइक्रो। माइक्रो में आता है कि हाउस होल्ड, वेज ऑफ पर्सन कैसे गुड को प्रोड्यूस करना है, ये इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो माइक्रो आएगा। जब होलसम आएगा तो ये सारा आता है मैक्रो के अंदर। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा इनमें से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। हमने स्टार्टिंग क्लास में पढ़ा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो इनपुट्स होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज बनाने में काम आते हैं। तो जो इनपुट्स गुड्स और सर्विसेज बनाने में काम आते हैं उनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और वेजिस। तो क्या आंसर हो सकता है, एनी गेसेस। तो आंसर डी। तो कौन सा इनमें से नहीं है फैक्टर प्रोडक्शन। तो वेजिस नहीं होती, लैंड होता है फैक्टर प्रोडक्शन, लेबर होती है,
कैपिटल होती है, लेकिन वेजिस जो है वो पार्ट नहीं होती फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। तो डी वेजिस जो है इज द राइट आंसर। देन अदर क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर रियल जीडीपी। तो अभी हमने एक एमसीक्यू पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था जीडीपी डिफ्लेटर, उसमें पढ़ा था कि इट इज ए रेशो बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी का। तो रियल जीडीपी क्या होती है, किस पे बेस होती है? तो मैंने पहले बताया था कि नॉमिनल जीडीपी जो होती है, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी जो नॉमिनल होती है वो होती है करंट ईयर पे बेस, और रियल जीडीपी जो होती है वो बेस होती है बेस ईयर पे। तो ऑप्शन क्या दिए हैं, करंट ईयर प्रोडक्शन वैल्यूड एट करंट प्राइसेस, करंट ईयर प्रोडक्शन वैल्यू एट बेस ईयर, करंट ईयर प्रोडक्शन वैल्यूड एट लास्ट ईयर प्राइसेस एंड करंट ईयर प्रोडक्शन वैल्यूड एट फोरकास्टेड प्राइसेस। तो आंसर है बी, बेस ईयर पे, मींस रेफरेंस ईयर पे जो बेस होता है वो होता है रियल जीडीपी। आई होप आपको 9th क्वेश्चन समझ आया होगा। देन अनदर क्वेश्चन में चलते हैं, 10th क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन ये कहता है व्हाट डज ए गुड विद पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज नोन एज। तो कौन सी चीजें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के अंदर थी, कौन सी गुड थिंग जिसको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं? तो गिफ्ट एक होते हैं पब्लिक गुड्स, ठीक है, जो किसी की मतलब वो गुड्स, पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी कंजप्शन से दूसरी की कंजप्शन को हाल्ट नहीं किया जाता, ठीक है, ये ओपन गुड्स होते हैं। देन देयर इज ए गिफन गुड्स, गिफन गुड्स हमने पढ़ा था जिनकी डिमांड होती है, जैसे इनकी कॉस्ट बढ़ती है, हमने पढ़ा था। मैरिड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बेनिफिशियल्स होते हैं, और स्नॉब गुड कोई तरह का गुड्स नहीं होते। तो ऑप्शन ये 4 दिए गए हैं, तो क्वेश्चन ये है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कौन सी होती है? जो सही होती हैं, दैट इज मैरिड गुड्स। मैरिड गुड्स क्या होते हैं? बेनिफिशियल होते हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो हमने वो देखना है जो गुड है, जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी रखते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज वो होते हैं जो सोसाइटी के लिए हार्म करते हैं, जिसको हम डीमेरिट गुड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आंसर सी इसका आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में रखा गया है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कौन सा इसमें से सब्जेक्ट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है? तो माइक्रो मीन्स इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो जैसे नेशनल इनकम ऑप्शन, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जीडीपी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो किसी एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू में सोचा जा रहा है, तो दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको समझ आया होगा, ये पार्ट क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th पे। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन नंबर 12th ये कहता है, इन कंटेक्स्ट विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स फिलिप्स कर्व इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द रेट्स ऑफ। तो फिलिप कर्व जो है, ये जो कर्व है किसके किसके बीच में आती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्जिम ट्रेड, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिमांड, एंड अदर इज द ऑप्शन इज द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? आंसर इज द फिलिप्स कर्व जो है जो आती है ऑप्शन बी, आंसर इज करेक्ट। फिलिप्स कर्व इज द इन्फ्लेशन कर्व, सॉरी फिलिप्स कर्व इज द कर्व बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, इसका कर्व इस तरह से होता है, तो दैट इज नोन एज फिलिप कर्व। क्लियर है? तो फिलिप कर्व क्या दिखाती है? रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है सॉरी, विच अमंग द फॉलोइंग इम्पोजिस ए ग्रेट बर्डन दैट इज रिलेटिव टू रिसोर्स ऑन द पुअर देन नॉन रिच। तो कौन सा ऐसा फॉलोइंग
टैक्स जो है जो करता है, इम्पोज करता है बर्डन ऑन द पुअर, ठीक है, रादर देन ऑन रिच। तो जो पुअर्स पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स इम्पोज करता है कौन सा है? प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, लमसम टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स। तो आंसर इज द रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। जो पुअर्स के खिलाफ है, जो पुअर्स पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स बर्डन लेकर होता है, दैट इज रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो पुअर्स के लिए अच्छा होता है, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। देन another is the question number 14th. Which was the main objective of 5-year plan, a fifth 5-year plan? So हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 5-year plan जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था इस बॉडी ने, दैट इज प्लानिंग कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था। हमने प्लानिंग कमीशन ने कहा कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1951 में बनी। इस बॉडी ने हमारे देश की जो आर्थिक जो दृष्टि थी और आर्थिक स्थिति थी उसको काफ़ी ज़्यादा सुधारा बाय इंट्रोड्यूसिंग 5-year प्लान। तो फर्स्ट हमने रिसेंट पढ़ा था कि स्टार्ट में जो फर्स्ट 5-year प्लान आया था वो आया था 1951 के अंदर, और उसको वो बेस्ड था हेरोल्ड डबार मॉडल पे, जिस पे उन्होंने फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा। तो फिफ्थ हर एक 5-year प्लान जो आया है, तो हर 5-year प्लान का क्या है, एक मेन ऑब्जेक्टिव रहा है, जिस ऑब्जेक्टिव वो आया है और जिससे उसने टारगेट्स मीट किए हैं। तो हमने उसमें से ऑब्जेक्टिव बताना है फिफ्थ 5-year प्लान का। तो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता का पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा है फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, सी ऑप्शन इज द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डी नन ऑफ दीज। तो कोई बता सकता है ऑप्शन क्या है इसका आंसर? सो आंसर इज आंसर ए, दैट इज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। सो फिफ्थ 5-year प्लान में गरीबी हटाओ का जो था मेन ऑब्जेक्टिव था और सेल्फ रिलायंस मेन ऑब्जेक्टिव था। आई होप आप समझ आया होगा 5-year प्लान। आप इसे हमारी क्लासेस में समझ सकते हैं, मेकिंग ऑफ प्लानिंग और हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो इसमें आप ये टॉपिक समझ सकते हैं। आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको डिटेल क्लास वर्क में इसको एक्सप्लेन किया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो बैंकिंग जो है कौन से सेक्टर के अंदर आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या सेकेंडरी एंड टर्शरी बोथ। तो हमने पढ़ा था इकोनॉमी में सेक्टर्स हैं, तो एक होता है प्राइमरी सेक्टर, 5 सेक्टर्स पढ़े थे इकोनॉमी में। एक है सेकेंडरी सेक्टर, एक है टर्शरी सेक्टर, एक है क्वाटनरी, देन अनदर इज क्यूनरी सेक्टर। तो हमने प्राइमरी सेक्टर पढ़ा था, वो सेक्टर होता है जो डील करता है विद द रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन, जिसमें एग्रीकल्चर भी आता है। सेकेंडरी सेक्टर्स वो सेक्टर्स आते हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में लेके चलते हैं, फिनिश्ड गुड्स में, जैसे इंडस्ट्रीज। टर्शरी सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जो सर्विसेज सेक्टर की बात करते हैं, सर्विसेज सेक्टर की बात करते हैं। सो बैंकिंग सेक्टर जो है ना तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है ना सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, इट कम्स इन द सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर जो है इज द टर्शरी सेक्टर। तो आंसर इज द टर्शरी सेक्टर इज द ट्रू फॉर क्वेश्चन नंबर 15। देन क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली जो होती है कि बेस्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ट्रेड्स क्या हैं। पहला ऑप्शन है मैनी सेलर्स एंड मैनी बायर्स, दूसरा ऑप्शन है फ्यू सेलर्स एंड फ्यू बायर्स, तीसरा ऑप्शन है फ्यू सेलर्स एंड मैनी बायर्स, एंड डी इज द मैनी सेलर्स एंड फ्यू बायर्स। तो क्या ऑप्शन हो सकता है ओलिगोपोली का? देन ऑप्शन इज द आंसर सी। तो ओलिगोपोली तब होती है जब कुछ ही बेचने वाले हैं और खरीदने वाले ज्यादा, सेलर क्या है ज्यादा
और फ्यू क्या है सॉरी सेलर है कम और खरीदने वाले हैं बायर्स हैं ज़्यादा, तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं ओलिगोपोली को कहते हैं। क्लियर है। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान कैन बी स्ट्रेटेजिकली एसोसिएटेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था कि जब 5 ईयर्स प्लान लाए गए तो इनिशियली प्लान्स पे एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। तो एग्रीकल्चर को उभारने के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था जब आया तो मेहनोबिस प्लान जिसको कहते हैं मेहनोबिस प्लान, तो उसमें भी इंडस्ट्रीज के साथ साथ उन्होंने एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। देन जब एनुअल प्लान्स आए, तो एनुअल प्लान्स आए थे हमने पढ़ा था, क्योंकि एनुअल प्लान्स आने का रीज़न ये था कि जब वॉर्स हो गई थी और जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था उसको थोड़ा सा डिलेड किया गया था। तो फोर्थ 5 ईयर जब डिलेड किया गया, एनुअल प्लान्स लाए गए, तब भी एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। लेकिन फिफ्थ 5 ईयर जब बाकी 5 ईयर प्लान्स आए तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा जोर बढ़ा गया। लेकिन एक ऐसा प्लान था जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन की फाउंडेशन रखेगी, एंड दैट वाज द आंसर इज द आंसर नंबर सी, दैट इज फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था इसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन की फाउंडेशन रखेगी, जिससे आगे जाके हमारा एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल बना, हम सेल्फ रिलायंट हुए हैं फॉर एग्रीकल्चर, हमें बाहर से फूड ग्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमने आगे जाके एक्सपोर्ट भी किया एज एग्रीकल्चर एज ए कमोडिटी को लेके। देन ऑप्शन सी था इसका आंसर, फोर्थ 5 ईयर प्लान। देन 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन कहता है रिसेशन, रिसेशन में मंदी, रिसेशन जो है कब आता है, द रिसेशन क्या है। तो पहला ऑप्शन है रिडक्शन इन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट डिमांड फॉर गुड्स। तो प्रोडक्शन और नौकरियों में कटौती हो जाना, गिरावट हो जाना, किसके लिए, फॉर द सफिशिएंट डिमांड फॉर द गुड्स। दूसरा है राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्पेशली इन द बिकॉज ऑफ वेज इंक्रीज। तो कॉस्ट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है किसके कारण, आपकी वेज इंक्रीज के कारण। तीसरा इंक्रीज इन मनी सप्लाई विदाउट मैचिंग इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो ना बिना प्रोडक्शन इंक्रीज को मैच किए हुए। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से रिसेशन का सही बताता है, द आंसर इज, कोई एनी गेसेस। सो आंसर क्या हो सकता है रिसेशन, रिसेशन का फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो रिसेशन का फीचर है आंसर ए। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों में रिडक्शन हो जाती है और उस मंदी से क्या होता है, तो उस मंदी को कहते हैं हम रिसेशन। क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट इज द मेन सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में भी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है, ये डिटेल क्लासेस में पढ़ा गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेन सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से वापस बारो करता है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन किया गया है। तो देखिए बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें बैंक्स जो कहते हैं, जिस बैंक वो रेट होता है जिसमें बैंक ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी चीज़ को लेंड किया गया होता है। रेपो रेट होता है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकिंग को लेंड करते हैं जिस इंटरेस्ट रेट पे। और रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वही जो पैसा है कमर्शियल बैंक से वापस लेता है विद इंटरेस्ट रेट, उनके जो इंटरेस्ट रेट रखे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। तो रिजर्व रेपो रेट वो ही रेट होता है जिसमें RBI कहता है पैसा बोरो करता है किससे, कमर्शियल बैंक के। तो आंसर इज द सी। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट वो होता है जिसमें बैंक्स को
कुछ अपना एसेट जो है इन द फॉर्म ऑफ कैश और नॉन कैश एसेट में रखा जाता है। तो SLR जो होता है नॉन कैश एसेट में रखा जाता है, ठीक है। तो आंसर इज द आंसर सी, दैट इज रिजर्व रिवर्स रेपो रेट। देन क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज सेबी। सेबी क्या चीज़ है? देखिए सेबी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो रेगुलेट करता है मनी मार्केट को, ठीक है। तो सेबी जो है वो कौन सी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वो बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, जब उसके बनने के बाद इसको इंट्रोड्यूस की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिसे पार्लियामेंट, ठीक है, लीगली इन्फोर्स करके उस बॉडी को बनाती है। तो सेबी जो थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, सेबी क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ऑप्शन इज द आंसर सी, आंसर इसका। सो आज हमने इकोनॉमी के जो MCQs डिस्कस किए हैं, इससे जनरली एक रफ आइडिया मिल जाता है कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, हर एक टॉपिक को किस वे से समझना है। तो आप इन डिटेल में सब लेक्चर्स देख सकते हैं IG कॉमर्स क्लासेस के JK PSI बैच में। इस बैच के अंदर हम आपको वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और PDF मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। आप कूपन कोड भी ज्वाइन कर सकते हैं विद ज्वाइनिंग JK PSI, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।